नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ईरान की राजधानी तेहरान बस अब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं। दोनों देशों के कारोबारी और सांस्कृतिक रिश्तों के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, लेकिन यह दौरा एक खास वजह से भी काफी अहम है। इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तीर से 2 शिकार करने जा रहे हैं। जी हां, ईरान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा करार करने जा रहे हैं जो चीन और पाकिस्तान को साधने में काफी मददगार सिद्ध होगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आसमान में कुलांचे भरती पीएम नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक यात्रा के कदमों को तेहरान में नई जमीन मिली है। सरकार के 2 साल के कार्यकाल के मौके पर शिया बहुल ईरान के साथ रिश्ते बढ़ाने की ये कोशिश न सिर्फ मिडिल ईस्ट के कूटनीतिक जाल में भारत की मजबूत संभावनाओं का अध्याय खोल रही है, वहीं ईरान के राष्ट्र प्रमुख समेत दुनिया के शीर्ष शिया नेताओं के साथ मोदी की मुलाकात के साथ भारत के शिया मुस्लिमों के बीच भी मोदी को लेकर नया संकेत दे रही है। ईरान के 2 दिन के दौरे पर पीएम। भारत ईरान रिश्तों में नए दौर का आगाज। एक तो हमको लैंड लिंक और सी लिंक और रेल लिंक मिल गया। दूसरा छावर का सिर्फ हमको सेंट्रल एशिया में और ईस्टर्न यूरोप में, सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी मिल गई। हमारा जो फ्रेट चार्जेस हैं, हमारी जो ट्रेड है इन देशों के साथ में, उसमें 40% फ्रेट चार्जेस में गिराव आ जाएगा। हमारे गुड्स ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाएंगी। हम चाइना का बहुत बड़े पैमाने में सेंट्रल एशिया में और ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप में मुकाबला कर पाएंगे। भारत और ईरान के रिश्तों का सदियों पुराने अतीत फिर से दोनों देशों को करीब ला रहा है। मुस्लिम राजनीति में ईरान की बड़ी भूमिका के बीच मोदी का दौरा कारोबार, आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्तों के साथ रणनीतिक आधार पर भी भारत और ईरान को कनेक्टिविटी, व्यापार, निवेश, ऊर्जा साझेदारी, संस्कृति और नागरिक रिश्तों को बढ़ावा देना हमारी प्राथमिकता है। चाबहार पोर्ट समझौते को भी इस दौरे में अंतिम रूप दिया जाएगा। चाबहार बंदरगाह समझौते से भारत के अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक सीधी पहुंच हो जाएगी। इसके साथ ही समंदर और जमीन के रास्ते भारत न सिर्फ तेल और गैस का निर्यात करेगा, बल्कि एक तीर से कई निशाने साध सकेगा। और इसीलिए पाकिस्तान और चीन इस समझौते से तिलमिला उठे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की निगाह में ईरान के साथ रणनीतिक, सामरिक और व्यापारिक साझेदारी से ज्यादा सांस्कृतिक रिश्तों की जड़ों को खाद पानी देने का सवाल भी है। यही वजह है कि पीएम ने ईरान दौरे की शुरुआत की तो तेहरान के गुरुद्वारे पर मत्था टेका। ईरान भारत की महान सभ्यता के उस गौरवशाली अतीत को मोदी ने आवाज दी, जिसमें भारत की जड़ों से निकली ज्ञान विज्ञान की शाखाएं ईरान से भी रोशनी हवा पानी ले रही थीं, जब ईरान सभ्यता के शिखर पर था। मानवीय सृजन और ज्ञान की उसी रोशनी को दोबारा खोजने के लिए ईरान में मोदी का दौरा बेहद खास है। वो सोमवार को सर्वोच्च शिया धर्मगुरु अयातुल्लाह खेमनेई से मुलाकात में सुपुर्द करेंगे। वहीं राष्ट्रपति डॉक्टर रूहानी से मुलाकात में आपसी साझेदारी का वो युग शुरू होगा, जिसमें पाकिस्तान और चीन की कूटनीतिक चालों को जवाब भारत को ईरान के जरिए मिलेगा। दिल्ली से मंजीत सिंह नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट को चीन ने विकसित किया ताकि इसके जरिए वो अरब सागर से भारत को तगड़ी घेराबंदी कर सके। भारत ने भी ग्वादर का जवाब ईरान में चाबहार पोर्ट के जरिए खोज निकाला। देखिए कैसे ईरान के साथ चाबहार समझौता भारत के लिए हर मायने में एक नई बहार लेकर आएगा। चाबहार के इस खूबसूरत समुद्री तट पर खड़े होते ही हिंदुस्तान के कारोबारी रास्ते को नई मंजिल मिलनी तय है। सोमवार सुबह जब प्रधानमंत्री ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के साथ रूबरू होंगे तो सबसे अहम होगा इसी चाबहार पोर्ट को विकसित करने का समझौता।
दरअसल समझौते की अहमियत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अरब सागर में पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट के विकास के जरिए चीन को भारत के खिलाफ बड़ा सामरिक ठिकाना मुहैया कराया, तो बदले में चाबहार पोर्ट को विकसित करते ही भारत को एक और अफगानिस्तान और ईरान के लिए समुद्री रास्ते से व्यापार कारोबार बढ़ाने का मौका मिलेगा। वहीं सामरिक दृष्टिकोण से भी पाकिस्तान और चीन को करारा जवाब मिल सकेगा, क्योंकि चाबहार से ग्वादर की दूरी महज 60 मील है। स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन की तमाम गतिविधियाँ जो हो रही हैं ग्वादर में, उसके ऊपर हम निगरानी रख सकेंगे। वो उसने जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हमारे ऊपर बिछा था, वास्तव में चाबहार की बदौलत स्ट्रिंग ऑफ पर्ल रिवर्स उल्टा पड़ गया उसके लिए। इसके अलावा और बड़े अच्छे इसके एनर्जी सिक्योरिटी, चाबहार के माध्यम से हम चाहते हैं, हम ईरान गैस रिच है, हम चाहते हैं गैस बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान को सप्लाई करें। रक्षा विशेषज्ञ ईरान के चाबहार पोर्ट के विकास में भारत की साझेदारी को खास नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि जानकारों का मानना है कि चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को विकसित करने के बाद उसे सड़क के रास्ते से भी चीन की सरहदों तक जोड़ने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। तो भारत ने भी जवाबी तैयारी में ग्वादर के जवाब में चाबहार की तलाश कर ली है। ग्वादर के जरिए चीन सिर्फ पाकिस्तान से जुड़ता है, जबकि चाबहार के जरिए भारत ने ईरान, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की दुखती रग बलूचिस्तान तक सीधी पहुंच हासिल कर ली है। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट पर चीन के नियंत्रण के बाद अफगानिस्तान और ईरान तक भारत के पहुंचने का रास्ता मुश्किल हो चुका था। चाबहार पोर्ट समझौते के बाद भारत और ईरान बगैर पाकिस्तान के सीधे समुद्री रास्ते से कारोबारी रिश्ते को तेज कर सकेंगे। चाबहार पोर्ट का समझौता इसलिए अहम है क्योंकि जमीनी रास्ते से भारत का ईरान से कोई संपर्क नहीं है और हवाई रास्ता कारोबार के लिए बहुत महंगा। यही वजह है कि साल 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चाबहार पोर्ट समझौते की जमीन तैयार की। हालांकि समझौता ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से आगे नहीं बढ़ पाया। चाबहार पोर्ट का विकास विश्व कूटनीति में भी भारत को बढ़त देगा, क्योंकि दुनिया में तेल खपत का 5वां हिस्से का ट्रांसपोर्टेशन चाबहार के रास्ते से होता है। चाबहार पोर्ट के साथ भारत ने इसके दूसरे चरण में चाबहार से जहेदान तक 500 किलोमीटर लंबी रेल लाइन विकसित करने का भी बीड़ा उठाया है, जिसके बाद ईरान के साथ भारत को भी सेंट्रल एशिया में पहुंचने का सीधा रास्ता हासिल हो जाएगा। और सबसे अहम सवाल देश की सुरक्षा का भी जुड़ा है, क्योंकि इसके पहले कि चीन ईरान के साथ आर्थिक रिश्तों में बढ़त हासिल करता, भारत ने चाबहार पोर्ट डील के जरिए मध्य एशिया में अपने कारोबारी और रणनीतिक पकड़ बेहद मजबूत करने का रास्ता तैयार कर दिया है। दिल्ली से मंजीत सिंह नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। ईरान के अपने 2 दिन के दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेहरान के ऐतिहासिक गुरुद्वारे में मत्था टेकने के साथ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर गुरुद्वारे में शबद कीर्तन और गुरुवाणी अरदास में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईरान के सिखों की तरफ से सम्मान के तौर पर सरोपा भेंट किया गया। हम लोगों की विशेषता रही है भारतवासियों की, विश्व के सब लोगों को हम अपने बना लेते हैं, अपने में समाहित कर लेते हैं, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा एक परिवार है, उस संस्कारों से पले बढ़े हैं। मैं पहली बार ईरान आया है, लेकिन मेरे कार्यक्रम की शुरुआत गुरु ग्रंथ साहब के सामने सर झुका करके हो रही है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूं कि आपने हमारी उस महान परंपराओं के लिए हमारी नई पीढ़ी को
संस्कारित करने की दृष्टि से इस परंपरा को जिस प्रकार से निभाया है, कैसे कैसे कठिन दौर गए हैं हम सब जानते हैं। रुख अगली खबर का। गोवा में आम आदमी पार्टी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है और इसके लिए संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वहां पर एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मिलकर गोवा को लूट लिया है और अब इन दोनों पार्टियों का हाल वही होगा जो दिल्ली में हुआ। क्योंकि मनोहर पर्रिकर ने प्रॉमिस किया था कि माइनिंग का घोटाला जिन जिन लोगों ने किया उनको जेल भेजेंगे। किया था कि नहीं किया था? मनोहर पर्रिकर ने प्रॉमिस किया था कि नहीं किया था? माइनिंग का घोटाला करने वाले जेल गए, मनोहर पर्रिकर ने धोखा दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की चुनावी एक्सप्रेस जैसे ही गोवा पहुंची, बीजेपी के सबसे ईमानदार और शालीन चेहरे कहे जाने वाले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को निशाने पर ले लिया। केजरीवाल ने माइन स्कैम, गार्बेज डंप स्कैम, SEZ स्कैम समेत तमाम घपले घोटाले गिनाए और बीजेपी सरकार पर सीधा आरोप लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों में कोई फर्क नहीं आया। यही दिल्ली के अंदर होता था, एक बारी बीजेपी एक बारी कांग्रेस, एक बारी बीजेपी एक बारी कांग्रेस, और वो आम आदमी का हर बार मजाक उड़ाते थे। उनको पता था आम आदमी के पास कोई चॉइस नहीं है। एक बार बीजेपी को वोट देगा, बीजेपी लूटेगी, फिर 5 साल के बाद कांग्रेस आएगी, कांग्रेस लूटेगी। गोवा में सियासी जमीन के लिए केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान किया तो मोदी सरकार की जमकर धज्जियां उड़ाई। आरोप लगाया कि जेएनयू कांड में भारत विरोधी नारे लगाने वाले अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए। जिन 5 लड़कों ने नारे लगाए थे भारत के खिलाफ, उनको पकड़ो। केंद्र सरकार के पास, मोदी जी के पास आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्स है, IB है, रॉ है, CBI है, दिल्ली पुलिस है, ACB है। 5 लड़के नहीं पकड़े जाते इनसे। क्यों नहीं पकड़े गए? सबको शक है वो बीजेपी ने भिजवाए थे। मोदी सरकार की आलोचना और अपनी सरकार की तारीफ में कोई कमी केजरीवाल ने नहीं की। दावा किया कि जिस तरह से उन्होंने दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया, उसी तरीके से गोवा को भी भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। 325 करोड़ का फ्लाईओवर हमने 200 करोड़ के अंदर पूरा कर दिया। और ये एक फ्लाईओवर नहीं, अभी कल एक फ्लाईओवर का उद्घाटन मैं करके आया हूं दिल्ली में। 65 करोड़ का बनना था, हमने 45 करोड़ का बना दिया। दिल्ली के अंदर हम खूब सारी मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं। पहले दिल्ली में डिस्पेंसरी 5 करोड़ की बना करती थी, हम 20-20 लाख की डिस्पेंसरी बना रहे हैं, एयर कंडीशनड। गोवा में बीजेपी सरकार पर सवालों के तीर तो केजरीवाल ने खूब ताने, लेकिन इधर दिल्ली में सैकड़ों मोहल्लों को भी इंतजार है कि आखिरकार बिजली कटौती के हाहाकार से केजरीवाल दिल्ली को कब मुक्ति दिलाएंगे, जिसे लेकर केजरीवाल बीजेपी के निशाने पर हैं। सवाल है कि दिल्ली को छोड़कर गोवा की दौड़ का मतलब क्या है, जबकि अभी भी दिल्ली बुनियादी जरूरत के सवालों से जूझ रही है और केजरीवाल हैं कि दावा करते घूम रहे हैं कि सारी दिल्ली बदल दी, अब सारा गोवा बदल दूंगा। आज तक ब्यूरो। असम में सर्बानंद सोनोवाल की ताजपोशी की आखिरी औपचारिकता भी पूरी हो गई। असम बीजेपी विधायक दल की बैठक में सर्बानंद सोनोवाल को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। 24 मई को सोनोवाल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रहेंगे। असम में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत का झंडा फहराने के बाद अब बारी है सरकार गठन की। गुवाहाटी में विधायक दल के नेता चुने जाने की रस्म केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी में पूरी की गई तो सर्बानंद ने भी दावा किया कि असम में खुशहाली और विकास का नया दौर शुरू होगा। मैं विशेषভাৱে धन्यवाद जनाइछु जे आमार एगुटे सरकार गठन। अन्य कोई नाम नहीं आने के कारण सर्बानंद जी सोनोवाल को सर्वानुमति से विधायक दल का नेता निर्वाचित होने की घोषणा हमारे द्वारा की गई, उनको नेता चुना गया। विधायक दल में सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद सर्बानंद सोनोवाल ने राज्यपाल PB आचार्य के सामने जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया तो राज्यपाल ने भी उन्हें
सभी को साथ लेकर बगैर किसी भेदभाव के सरकार चलाने की सीख दी। सरकार से विनती करूंगा, इवन ऑपोजिशन को भी साथ में लेके पूर्वांचल को, देश को जोड़ के अच्छी तरह से आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इसके पहले शनिवार को सर्बानंद सोनोवाल ने दिल्ली में पीएम से मुलाकात की और केंद्रीय मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। पीएम ने इस्तीफा मंजूर किया और सोनोवाल सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का आमंत्रण भी स्वीकार किया। सर्बानंद सोनोवाल गुवाहाटी में 24 मई को विशाल समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद शाम को पीएम नरेंद्र मोदी गुवाहाटी में रैली को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही सर्बानंद को सबका आनंद बताकर वायदा कर चुके हैं कि वो असम समेत पूर्वोत्तर की तरक्की की नई बुनियाद रखेंगे। अब सर्बानंद खुद असम की सबसे बड़ी कुर्सी संभालने जा रहे हैं, तो पूरी बीजेपी ब्रह्मपुत्र के प्रभा की केसरिया सुबह को यादगार बनाने में जुट गई है। आज तक ब्यूरो। बिहार में जंगल राज की वापसी के आरोप को बेशक नीतीश सरकार खारिज कर रही है, लेकिन पटना से फिर से एक ऐसी खबर आई है जिसने जंगल राज के आरोप को एक बार फिर जिंदा कर दिया है। पटना में एक अस्पताल के एमडी को रंगदारी के लिए धमकी वाली चिट्ठी मिली है और साथ में मिला है एक जिंदा कारतूस। पटना में डॉक्टर को रंगदारी की चिट्ठी, 50 लाख ना देने पर अंजाम भुगतने की धमकी। बिहार में ये क्या हो रहा है? पटना के रूबेन हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर ए के इन दिनों परेशान हैं। उनकी परेशानी की वजह है ये चिट्ठी जो उन्हें 19 मई को पार्सल के जरिए मिली। चिट्ठी लिखने वाले ने खुद को एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का एमडी बताते हुए 50 लाख रुपए रंगदारी की मांग की है। जरा चिट्ठी के मजमून पर गौर कीजिए। मैं जय मां शिवजा कंस्ट्रक्शन का एमडी घनश्याम भारती उर्फ रोहित कुमार, मुझे 50 लाख रुपए दो। समय और जगह मैं बताऊंगा, ज्यादा होशियारी नहीं दिखाना, समझाने की जरूरत नहीं है, नमूना तो तुम देख ही चुके हो। के मुताबिक रूबन डायग्नोस्टिक के पते पर 19 मई को उन्हें जो पार्सल मिला था उसमें इस चिट्ठी के साथ एक जिंदा कारतूस भी था। साफ है बदमाश डॉक्टर को डराकर पैसा वसूलना चाहता है। ज्यादा दिन नहीं बीते जब पिछले साल दिसंबर में दरभंगा में रंगदारी को लेकर 2 इंजीनियरों की हत्या कर दी गई थी। तब से लगातार बिहार में जंगल राज के आरोप लगते रहे हैं। हाल ही में सीवान में पत्रकार के कत्ल पर आरोपों का स्वर और तेज हुआ है। साफ है ऐसे पुख्ता कदम उठाने की जरूरत है जिससे डर का माहौल खत्म हो। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। बीजेपी के सांसद तरुण विजय पर हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। तरुण विजय पर शुक्रवार को देहरादून के पास चक्राता में हमला हुआ था। वीडियो में तरुण विजय हमले के दौरान गाड़ी के पीछे छिपकर अपनी जान बचाते हुए दिखाई दिए हैं। ये तस्वीर किसी के भी दिल को दहला सकती है। चारों तरफ हमलावर और गाड़ी की साइड में छिपे हुए बीजेपी सांसद तरुण विजय। उत्तराखंड में देहरादून जिले के चक्राता क्षेत्र में शुक्रवार को जब तरुण विजय पर हमला हुआ था उसी का ये नया वीडियो सामने आया है। तरुण विजय सिलगुर देवता के मंदिर में दलितों को प्रवेश दिलाने गए थे, लेकिन नाराज भीड़ ने बीजेपी सांसद और उनके साथियों पर हमला बोल दिया। तस्वीरें देखिए, हमलावर किस तरह तांडव कर रहे हैं। तरुण विजय की गाड़ी पर पड़े हुए पत्थर, टूटे हुए शीशे और गाड़ी की बोनट पर चढ़ा ये हमलावर उस रोज के तांडव की कहानी साफ बयां कर रहा है। अब आप 5 तस्वीरों में देखिए हमले की पूरी कहानी। भीड़ बेकाबू थी और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। बहरहाल रविवार को उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने अस्पताल जाकर तरुण विजय का हालचाल पूछा। इस मामले में पुलिस पहले ही 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून, आज तक। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में जब हम हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे बगदादी का रमजान पर क्या है
आतंक फैलाने का प्लान। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।